गुड इवनिंग सर। थैंक्स मैम। आपका एक टेस्ट भी अभी होने वाला है कुछ दिनों बाद, है ना। TWT है मेरे ख्याल से, विल बी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। TWT की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ग्रुप में, ख्याल से जुलाई में है। आई एम नॉट कंफर्म विद द डेट, लेकिन है आपका TWT प्लान है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी आप तैयारी कर लेना। और अब जो डाउट्स होंगे ना, इस वीक जो डाउट होगा वो करंट का फाइनल डाउट होगा, उसके बाद फिर करंट के डाउट्स नहीं होंगे, और उसके अगले वीक विल टेक अप द डाउट्स ऑफ कैपेसिटी, है ना। फिर तो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो आज इस वीक में हम करंट और कैपेसिटर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये आप थोड़ा सा अपने लेवल पे थोड़ा सा काम करते रहो, है ना। तो थोड़ा सा जो भी डाउट्स वगैरह उसको इस पर सेटल कर लेना आप इस वीक में आपका करंट का, और नेक्स्ट वीक में बेसिकली आपके कैपेसिटेंस, राइट। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द आरसी सर्किट, है ना। ऐसा सर्किट जिसमें कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं। अब तक जो हमने सर्किट पढ़ा है उसमें या तो हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे थे, या हम पढ़ रहे थे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। लेकिन ये जो ऐसा सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों क्या होगा, बेसिकली आपको कंबाइन, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करनी होती है, वो विल डिस्कस, है ना। कि वी आर गोइंग टू स्टडी आरसी सर्किट, ये हम पढ़ेंगे। हाँ, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक आपका सिंपल सी पिक्चर भी दिखाई थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरसी सर्किट। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें, तो कोई भी अगर आरसी सर्किट होगा, सबसे पहले हम आरसी सर्किट का जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जैसे आपके चार्जिंग, है ना। तो चार्जिंग में सिंपल सा ऐसा होगा कि एक आपका कोई रेजिस्टेंस होगा और उससे एक कैपेसिटर अटैच, और एक आपने यहाँ पे बैटरी ले ली और सिंपल सा एक स्विच ले लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है, और बैटरी का EMF सपोज आप V लें, है ना। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसी को हम सीरीज आरसी सर्किट बोलते हैं। और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि एक जो करंट या चार्ज होता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे आप t=0 पे स्विच क्लोज करोगे ना, एट टाइम t आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जैसे t=0 पे आपने स्विच क्लोज किया, एट टाइम t यहाँ पे कुछ प्लस माइनस q चार्ज है, और ऑब्वियसली बात है चार्ज टाइम के साथ वेरिएबल होगा, q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ऑब्वियसली बात है कुछ अगर ये कंप्लीटली चार्ज नहीं हुआ है तो यहाँ पे कुछ करंट भी है ना, और करंट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो आपको ये निकालना होता है कि इसमें जो चार्ज किसी भी टी टाइम पे आएगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और जो करंट होगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, है ना। तो दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती है। सिंपल सा स्टेप है कि जब भी आप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालोगे, पहला स्टेप होता है इस क्लोज लूप में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो सबसे पहला स्टेप है इसको सॉल्व करने का, इस क्लोज लूप में हम क्या अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका किरचॉफ वोल्टेज केवीएल। जैसे हम केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल की इक्वेशन आ जाएगी 0 + V माइनस हो जाएगा IR, और ये माइनस Q बाई सी इक्वल टू अगेन 0। इस क्लोज लूप में हमने क्या अप्लाई कर दिया, जैसे कि आपका किरचॉफ वोल्टेज 0 + V माइनस R माइनस Q बाई सी। इसके बाद हम क्या करते हैं, I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपको पता है I इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे I की जगह पे हम पुट कर देंगे जैसे कि आपका dq बाई dt, है ना। जैसे आप dq बाई dt पुट करोगे, यहाँ पे V माइनस dq बाई dt आ जाएगा इनटू R माइनस Q बाई सी इक्वल टू 0। और इसके बाद एक टर्म हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन। जो नेक्स्ट टर्म होगा, दैट टर्म इज नोन एज ए वेरिएबल सेपरेशन, मतलब चार्ज वाले एक तरफ, टाइम वाले एक तरफ, है ना। तो वेरिएबल सेपरेशन जब करेंगे तो आप पूरे से एक्सप्रेशन को C से मल्टीप्लाई करो, पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका C से, तो यहाँ पे आपका CV हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि आपका RC इंटू dq बाई dt, है ना। और यहाँ पे आपका Q बच जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा अगर शफल करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज द dq बाई CV माइनस इक्वल टू आपका आ जाएगा dt अपॉन R, है ना। इस तरह से इधर उधर ले जाए हम इसे, तो चार्ज के नीचे चार्ज वाले और टाइम के नीचे टाइम वाले चीज, है ना। इनफैक्ट RC तो कांस्टेंट है,
जिसमें आरसी क्या होता है, जैसे कि आपका कांस्टेंट होता है। तो इस फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि पर्पस तो आपका ये था ना कि आपको ये निकालना था कि जैसे मैंने यहाँ पे स्विच क्लोज किया, किसी टी टाइम के बाद चार्ज कितना होगा, तो आपको निकालना है क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितनी। आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों, तो मैं जस्ट लिखूंगा टाइम इक्वल टू 0 पे तो चार्ज 0 है, किसी भी टी टाइम पे आपको चार्ज लिखा है ना। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लॉग में आंसर आएगा, और लॉग को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर, ये सबको इंटीग्रेट जब करोगे आप तो लॉग में आंसर आएगा, लॉग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जस्ट आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा कि इसमें जो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वैरी होगा, इस क्यू की वैल्यू हो जाएगी cv इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई, ये आ जाएगा। तो आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूला मेमोराइज कर, है ना, कि भाई प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया कि डिराइव कैसे होगा। फिर डेरिवेशन अगर आपको नहीं भी आता तो एटलीस्ट फॉर्मूला आना चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पे स्विच क्लोज किया, चार्ज का इंक्रीज एक्सपोनेंशियल हो, और किसी भी टी टाइम पर चार्ज की वैल्यू ये होगी। तो हम ये देखेंगे ना, ये जो सीवी होगा इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज, और जो ये आरसी टर्म है दिस इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट, है ना, क्योंकि आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का पूरा टाइम है। तो ये जो भी चीज होगी आप उससे बात है कि पावर डायमेंशनलेस होती है, तो टाइम के नीचे टाइम की डायमेंशन, तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा कि इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख दूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि Q is equal to Q maximum into 1 minus e to the power minus t by tau, है ना। और इसमें जो ताऊ हमने टर्म यूज किया है, दिस इज नोन एज ए टाइम कांस्टेंट। ये जो टर्म होता है दिस इज सिंपली नोन एज ए टाइम कांस्टेंट, और इस टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, आरसी। ये रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का क्या होता है, सिंपली आपका रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपली आपका टाइम कांस्टेंट। तो ये आपका आ गया कि टाइम के साथ इस फंक्शन से चार्ज क्या होगा, क्या आपका वैल्यू। जस्ट राइट इट डाउन। तो इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, इट इज सिंपली नोन एज ए चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, है ना। तो दिस इज सिंपली नोन एज ए चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो इसके बाद थोड़ा सा हम इसका इसी को ग्राफिकली भी एनालाइज कर लेते हैं। ये सारे स्टेप्स करने के बाद स्टेप ध्यान रखना, केवीएल आई की वैल्यू पुट की, वेरिएबल को सेपरेट किया और इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करने के बाद चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपका पर्पस है। इसी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं कि चार्ज टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है इसका ग्राफ कैसा हो, ग्राफ हम सिंपल बना सकते हैं सर कि जैसे हम इसमें टाइम के साथ इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग करेगा। ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब आप बनाओगे ऐसे, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, लाइक चार्ज टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम, है ना, कि चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी मैक्सिमम, राइट। इस ग्राफ से थोड़ा सा ध्यान दो आप कि ये तो मैंने निकाला है किसी टी टाइम पे कितना होगा चार्ज की वैल्यू। इसमें एक्चुअली में सबसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें उसको मैं बोलता हूँ इनिशियल स्टेट। जब भी मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बात करूंगा मैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब हो जाता है एट टी इक्वल टू 0, कि जैसे मैंने स्विच क्लोज किया, एट द मोमेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपका स्विच क्लोज किया, तो जिस मोमेंट में मैं स्विच क्लोज करूंगा आपको पता है, और अब इस बात है कि ये जो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है इसको हम करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज को आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ से आई इक्वल टू आप क्या पुट कर दोगे, बेसिकली आपका डीक्यू बाई, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर दोगे, तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ही आ जाए v बाई आर e टू द पावर माइनस टी बाई, है ना। इसी टर्म को आप डिफरेंशिएट कर दो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, है ना, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v बाई आर e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि v बाई आर मैक्सिमम करंट हो जाएगी, I मैक्सिमम e टू द पावर माइनस टी बाई, है ना। तो जो चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, लेकिन करंट एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज इस फंक्शन के, करंट इसमें एक्सपोनेंशियली क्या होगा, कि आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं करंट का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करूँ, है ना, तो जैसे हम स्विच क्लोज करूंगा तो उस टाइम करंट मैक्सिमम, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, और लॉन्ग टाइम के बाद जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज होने का मतलब फिर कोई फर्दर करंट नहीं फ्लो, सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो मोमेंट मैंने स्विच क्लोज किया
उस टाइम करंट मैक्सिमम होगी और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, और लॉन्ग टाइम के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ध्यान दो इनिशियल स्टेट या एट t इक्वल टू जीरो, हाँ इसको आप यहाँ so as not to confuse with the this elements। अगर मैं बात करूं एट t इक्वल टू जीरो, कैसे मैंने स्विच क्लोज की, आपको पता है सर्किट में इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चार्ज की वैल्यू जीरो होगी, है ना, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम v बाई, है ना, जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा तो चार्ज सर्किट में जीरो होगा कैपेसिटर के ऊपर, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज v बाई। मतलब ये हो गया कि कैपेसिटर का यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कैपेसिटर की जगह पे कंडक्टिंग वायर भी होता है, करंट कितनी फ्लो होती है, v बाई आर फ्लो होती है। तो इसलिए कई बार हम ये बोलते हैं कि एट t इक्वल टू जीरो दिस कैपेसिटर बिहेव एज ए कंडक्टिंग वायर। इनिशियल स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव एज ए कंडक्टिंग वायर, कैपेसिटर बिहेव एज कंडक्टिंग वायर। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अब जिस मोमेंट में आप स्विच क्लोज करोगे उस मोमेंट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज ए कंडक्टिंग वायर। मतलब कहीं पे भी अगर कैपेसिटर बना हुआ है ना, तो उस कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल कंडक्टिंग वायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कैपेसिटर तो चार्ज भी होगा करंट भी होगी, लेकिन द मोमेंट मैं स्विच क्लोज करूंगा चार्ज जीरो होगा करंट मैक्सिमम, और जो भी ये कैपेसिटर है कैसे बिहेव करेगा, एज ए कंडक्टिंग वायर। ये तो हो गया इनिशियल स्टेट t इक्वल टू जीरो, चार्ज जीरो करंट मैक्सिमम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू कम होगी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम को वी कॉल इट एज ए स्टडी स्टेट। इसमें अगर मैं बात करूं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, है ना, किसी में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपका आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, कि एक लंबे टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, इसी को हम बोलते हैं कई बार स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, है ना। लॉन्ग टाइम के बाद में t टेंड्स टू जब इनफाइनाइट हो जाए, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो चार्ज की वैल्यू जीरो, चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम, ये टर्म जीरो हो गया, चार्ज क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो चार्ज मैक्सिमम हो गया, है ना, और सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो, है ना, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग e टू पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, तो करंट जीरो हो जाएगी, चार्ज क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा हम बोलते हैं क्योंकि अगर करंट जीरो है मतलब कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर, करंट जीरो मतलब कैपेसिटर क्या है, ऑफर कर रहा है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ ओपन स्विच। हम सिंपल सा बोलते हैं कि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव एज ओपन स्विच, बिहेव एज ओपन स्विच, है ना, मतलब जहां पे भी कैपेसिटर बना हो गया है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो इस तरह से एक ओपन स्विच, है ना, कि जहां भी कैपेसिटर बना हो गया है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपका ओपन स्विच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि t इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने स्विच क्लोज किया कैपेसिटर बिहेव एज ए कंडक्टिंग, बीच में ग्रोथ होगा करंट का, चार्ज का, करंट डिक्रीज होगी, दोनों टाइम के साथ किस फंक्शन से वैरी करेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज जैसे कि आपका ओपन स्विच, है ना। तो ये होता है चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, जो भी हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टडीइंग द चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, दिस इज सिंपली नोन एज ए चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। एक डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट बचा हुआ है, क्योंकि आज ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने उसको लिया नहीं, ये तो अन्य को मिक्स हो जाता, तो इसको हम खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करूंगा, है ना। ये हो गया चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो जैसे हमने सर्किट को चार्ज किया है ऐसे हम डिस्चार्ज भी करते हैं, है ना। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं वी स्टडी द डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, है ना, चार्जिंग के बाद वी स्टडी द डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, हम आरसी सर्किट को डिस्चार्ज कैसे करेंगे, वी टॉक अबाउट द डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी। डिस्चार्जिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई बैटरी नहीं होती, कि किसी भी कैपेसिटर को आपने क्या किया, किसी बैटरी से चार्ज कर दिया,
इसके ऊपर चार्ज सपोज प्लस माइनस क्यू नॉट किसी इंस्टेंट, और इससे आपने एक कोई रेजिस्टेंस लगा दिया और बीच में एक स्विच, ऐसा है ना, सिंपल सा। इसमें कभी कोई बैटरी नहीं हो, क्योंकि डिस्चार्जिंग है इसलिए बैटरी हमने पहले डिस्कनेक्ट कर ली। आपने यहाँ से बैटरी को क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और ये कोई चार्ज कैपेसिटर प्लस एंड माइनस, ये कोई स्विच, और इससे आपने एक रेजिस्टेंस लगा, है ना। अब क्या होगा कि जब तक ये स्विच ओपन है तब तक कोई चीज फ्लो नहीं होगी क्योंकि सर्किट तो ओपन है ना। अब हम क्या करेंगे, एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज, स्विच इज क्लोज, t इक्वल 0 पे स्विच क्लोज करेंगे, तो जैसे आप स्विच क्लोज करोगे आपको चार्ज माइग्रेट होगा, है ना, और धीरे धीरे इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, कम होता है, और चार्ज जब माइग्रेट होगा तो करंट भी होगी। तो एट एनी टाइम t, एट टाइम t आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने के किसी t टाइम के बाद, सपोज यहाँ पे चार्ज क्यू हो और सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो, है ना, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया क्यू और सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है उसकी आपकी आई, और यही तो आपको निकालना है कि एट टाइम t व्हाट इज द q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड व्हाट इज द करंट एज अ फंक्शन, है ना, व्हाट इज, आपको ये तो निकालना है कि किसी भी t टाइम पे q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो सेम स्टेप जो मैंने पहले बताया, केवीएल वेरिएबल सेपरेशन इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लोज लूप में केवीएल लगाऊंगा, तो जैसे केवीएल लगाऊंगा 0 नेगेटिव से पॉजिटिव गया प्लस हो q बाई सी, है ना, यहाँ पे हो गया माइनस आई इक्वल टू 0, है ना, ये आपकी इक्वेशन आ गई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, केवीएल आपने अप्लाई कर दिया, तो जितना यहाँ पे गेन हुआ उतना यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, क्योंकि ड्रॉप एंड गेन का सम तो 0 होगा इसी क्लोज लूप, प्लस q बाई सी माइनस क्या हो गया आई आर। इसके बाद वही है आई की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो एक चीज केयरफुल है ना, आई की वैल्यू जो आप पुट करोगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे आई की वैल्यू जो आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे, माइनस डी क्यू बाई डी, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे आई की जो वैल्यू पुट करेंगे, वी विल पुट द आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी, तो जैसे आप माइनस डी क्यू बाई डी पुट करोगे यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाई सी प्लस आपका आर इंटू डी क्यू बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, है, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, इसलिए आपका आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी, ये आपका काम आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले किया था, तो यहाँ पे आपका आ गया क्यू प्लस आर सी, है ना, इंटू डी क्यू बाई डी इक्वल टू 0, और फिर वेरिएबल सेपरेशन, है ना, वेरिएबल सेपरेशन जब आप करोगे तो आपको ये आ जाएगा, दैट इज द डी क्यू बाई क्यू इज माइनस डी टी बाई आर सी, है ना। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि आपको क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना, तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे आप देखो टाइम इक्वल टू 0, पे चार्ज 0 नहीं है क्योंकि डिस्चार्जिंग का केस है, फिर टी इक्वल टू 0 पे हमने चार्ज क्यू नॉट लिया था इनिशियल चार्ज, तो टी इक्वल टू 0 पे आप चार्ज कितना लोगे, क्यू नॉट, है ना, और किसी स्टैंड पे टी पे आपको चार्ज चाहिए तो ये लॉग में आएगा, और लॉग को आप किस में चेंज कर दोगे, एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि आपकी क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई, है ना, और इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दे तो करंट आ जाएगा, है ना, किसी को डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, सभी आपका करंट, है ना, करंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, चलिए आपका क्यू नॉट बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई, है ना, किसी चीज को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, 1 बाई आर सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, टी का फंक्शन तो सेम ही रहता है, और ये जो क्यू नॉट बाई आर सी होगी दिस इज इनिशियल करंट, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ई टू द पावर माइनस टी बाई, तो ये फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, और क्यू को डिफरेंशिएट करके आपका ये, और ये जो चीज होती है क्यू नॉट बाई आर सी, यही आई नॉट, मतलब ये हो गया कि जब मोमेंट हम यहाँ पे स्विच क्लोज करेंगे यहाँ पे करंट आई नॉट, धीरे धीरे वो आई नॉट कम होगी, है ना, और किसी टी टाइम में आई लिया हम, तो ये चीज आपको जानना है कि डिस्चार्जिंग में चार्ज भी डिक्रीज होता है, करंट भी डिक्रीज होता है, मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो दोनों ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो दोनों ग्राफ कैसे होंगे, जैसे कि आपके एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, अगर हम यहाँ पे क्यू का टाइम के साथ ग्राफ बनाए
तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना हो गया क्यू, और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, और करंट का अगर हम टाइम के साथ ग्राफ बनाए, है ना, तो t इक्वल टू 0 पे करंट होगी आई नॉट, जो कि क्यू नॉट बाई आरसी के इक्वल है, और टाइम के साथ डिक्रीज, है ना, और लॉन्ग टाइम के बाद कंप्लीटली डिस्चार्ज है। कंप्लीटली डिस्चार्ज होने का मतलब कैपेसिटर का चार्ज भी जीरो हो गया और करंट भी जीरो, है ना, इनिशियली दोनों चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी एनर्जी डिसिपेट होती है, और लॉन्ग टाइम के बाद चार्ज एंड करंट दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। अब बात है, इसमें जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो रेजिस्टेंस के क्रॉस एज हीट डिसिपेट, तो हम यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट अच्छा लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट, डिसिपेट एज हीट अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो होगी, जो भी आपकी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट था तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 सी होगी, हाँ, तो वो एज ए हीट इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, सिर्फ आपकी डिसिपेट, और फाइनली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपको जाननी है कि आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और फिर हमने क्या पढ़ लिया जैसे कि आपका डिस्चार्जिंग ऑफ, राइट, जस्ट राइट, दिस तरह से इसको एनालाइज, दिस इज नोन एज द चार्जिंग एंड डिस्चार्ज। तो एज ए थ्योरी आपको ये चीजें आनी चाहिए, और डेरिवेशन नहीं भी आता है तो एटलीस्ट के फॉर्मूला आपको एकदम मेमोराइज है, डिस्चार्जिंग के कौन से फॉर्मूले हैं, चार्जिंग के कौन से फॉर्मूले, और एक ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। हाँ, इस तरह से हम करते हैं। ये आपका गया, तो इस तरह से we talk about the charging and discharge। Now I will give the one question, तो आपको अटेम्प्ट करना है, तो I'll share one question आपके पास आरसी सर्किट, हाँ, दिस क्वेश्चन यू मस्ट अटेम्प्ट, ये सही है। स्विच क्लोज करने के बाद पूछा हुआ है सब कुछ, है ना, सब कुछ पूछा हुआ है स्विच क्लोज करने के बाद। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यस। हाँ, देवांश था कि सही आंसर है आपका, जिसका आंसर सही होगा मैं बता दूंगा, और अगर मैं नहीं बता रहा मतलब उसका आंसर सही नहीं है, ये बोलना बड़ा बेकार लगता है कि आपका आंसर से गलत है। जिसका सही होगा एक्सप्लेन, जिसका नहीं बोल रहा हूँ कुछ मतलब उसका आंसर भी सही नहीं है। और ये एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका, आपको ये आए कोई जरूरी नहीं, वंस आई विल एक्सप्लेन देन यू विल बी एबल टू कैसे हम इसको सॉल्व करें।
मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली ना, तो आपको अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा आसानी होगी। सही है दिवांश आपका आंसर? सही, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ये नई चीज है ना आपके लिए थोड़ा सा। वंस आई विल एक्सप्लेन देन यू ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। अगला क्वेश्चन पे आप सॉल्व करें, नहीं तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। आप कर लोगे एक बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रोसेस, है ना, फिर आप करना है। देखो क्या है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इसमें ये पूछा हुआ है सबसे पहले तो कि स्विच आपने क्लोज कर दिया, है ना, तो जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे आपको क्या करंट फ्लो होने लगेगी। तो इसने बोला है कि इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होगा जब चार्जिंग करेंगे, एंड व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग। हमेशा रखना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सेम सर्किट का टाइम कांस्टेंट अलग अलग होता है। टाइम कांस्टेंट का मतलब जस्ट ये है कि जब भी हम बात करेंगे टाइम कांस्टेंट की, तो ये आर एन सी का क्या होगा, वैसे कि आपका प्रोडक्ट है ना। आर और सी का क्या होगा, वैसे कि आपका ये प्रोडक्ट, लेकिन चूंकि इसमें आर ज्यादा है ना, तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, कि यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट इनटू सी, है ना। तो ध्यान रखना आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, बड़ी ट्रिक है ना। ये ट्रिक एक्चुअली किसी बुक्स में ऐसा दिया नहीं होता है। ये ट्रिक थोड़ा सा आपको मेडिकल एंट्रेंस के हिसाब से याद रखना है, अदरवाइज में तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। ये ट्रिक होती है कि हम टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों में। तो देखो चार्जिंग में जब आप टाइम कांस्टेंट निकालते हो, है, तो इसका ये होता है कि हमें आर इक्वलेंट किसके क्रॉस निकालना है। यहाँ पे लिख लेना आप इसमें, आर इक्वलेंट should be taken about capacitor plate, about capacitor, है ना, कि कैपेसिटर के अबाउट लेना है आपने आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी, है ना, आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी। कि बैटरी को हम क्या करेंगे, जबकि आपका शॉर्ट करने के बाद करें, है ना। तो सिंपल से ऐसा है कि इसका मतलब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि बैटरी की जगह पे एक कंडक्टिंग वायर आप, है ना, और बाकी सारी चीजें एज इट इज। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कंडक्टिंग वायर लेना, है ना, और ये कैपेसिटेंस आ गया। ये ऐसा बनता है कि चार्जिंग में आर इक्विवेलेंट शुड बी टेकन अबाउट द कैपेसिटर आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी। तो बैटरी की जगह पे हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और कैपेसिटर की दो प्लेट्स के क्रॉस निकाल। तो ये आपका आर है, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, है ना। यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कैपेसिटर के क्रॉस ये आर और पैरेलल हो जाएगा, तो आर बाई टू हो जाएगा, और इस आर के साथ ये क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट होगा ये आपका आर बाई टू, 3R/2। और चूंकि टाइम कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट होता है, तो चार्जिंग में इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा, है ना, कि अगर हम चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में इसका टाइम कांस्टेंट आपका ही होगा। चार्जिंग में अगर हम बात करेंगे टाइम कांस्टेंट की, तो 3/2 RC होगा, है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आपकी 3/2 RC। ऐसे आ जाते हैं डिस्चार्जिंग में। तो डिस्चार्जिंग में अलग तरीका है, डिस्चार्जिंग में बैटरी होती नहीं। डिस्चार्जिंग का मतलब सिंपल से ये हो गया कि आपने इस पूरी चीज को चार्ज कर लिया, जब किसी स्टैंड में यहाँ पे कोई चार्ज था, आपने स्विच ओपन कर दिया, तब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो। तो जब डिस्चार्ज होगा तो ये पाथ तो ये फॉलो करेगा ही ना, तो बैटरी सर्विस का क्या मतलब है, तो सिंपल से यही पाथ तो ये फॉलो करेगा डिस्चार्जिंग में। तो डिस्चार्जिंग में हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं,
जैसे चार्जिंग में तो बैटरी को आपने शॉर्ट किया है, डिस्चार्जिंग में हम इस तरह से लिखते हैं। डिस्चार्जिंग में आर इक्विवेलेंट लेने का तरीका अलग होता है। डिस्चार्जिंग में आर इक्विवेलेंट should be taken about capacitor, लेना तो कैपेसिटर के अबाउट ही है, about capacitor after removing battery, after removing बैटरी को रिमूव करने हैं। तो आपको पता है कि अगर कैपेसिटर के ऊपर लें और बैटरी को हटा दें यहाँ से, तब बी सर्किट तो होगा और कुछ तो होगा ही नहीं ना, तो इसमें आर एंड आर सीरीज में हो जाएगी। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डिस्चार्जिंग में 2R होगा। तो सिंपल सा बोलेंगे डिस्चार्जिंग की अगर हम बात करेंगे तो जो आर इक्विवेलेंट होगी उसकी वैल्यू 2R। तो अगर आर इक्विवेलेंट 2R होगा तो डिस्चार्जिंग में इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, जब भी हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, है ना, तो जो इसका टाइम कांस्टेंट होगा वो 2R होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम सर्किट का चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट क्या होगा, 3/2R। डिस्चार्जिंग में कितना हो जाएगा, 2R। दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो चार्जिंग में तो स्विच क्लोज करके हम सर्किट को चार्ज करते हैं, डिस्चार्जिंग में स्विच ओपन होता है तो कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज। तो जो रेजिस्टेंस इसको इफेक्ट करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है ना। तो इस तरह से हम इस तरह से निकाल, क्योंकि ये दो लाइन याद रखना कि चार्जिंग में कैसे लेंगे, डिस्चार्जिंग में, राइट। तो पहले आप ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका आ गया। अब एक और क्वेश्चन आ गया है, वो भी बड़े सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये बोल रहा है कि भाई जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो किसी टी टाइम के ऊपर अगर यहाँ पे क्यू चार्ज आ गया, ये क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। ध्यान रखो कि एक तो फंक्शन ऑफ टाइम निकालने का मतलब हम डिराइव करने की कोशिश करें तो वो हम नहीं करेंगे, विल यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आप सिंपल सा है कि अभी आपने चार्जिंग का फॉर्मूला पढ़ा, हाँ भाई, चार्जिंग में जो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू होता है क्यू मैक्सिमम इनटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई। तो इसमें बोला कि स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो टी टाइम के बाद चार्ज कितना होगा, मतलब ये चार्जिंग का केस। तो चार्जिंग में आपने टाइम कांस्टेंट तो निकाल लिया, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी 3/2 आर सी। हाँ, बस आपको मैक्सिमम चार्ज निकालना है ना। अगर आपको ये टाइम कांस्टेंट तो पता है कि आपको क्या हो गया, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। तो आपको से याद करो किसी भी आरसी सर्किट में चार्ज मैक्सिमम कब होता है, तो आपको पता है चार्ज मैक्सिमम होता है स्टडी स्टेट। तो सिंपल सा लिखेंगे एट स्टडी स्टेट charge on capacitor is maximum, charge on capacitor is maximum, है ना। कि भाई स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होता है, इसलिए आपका मैक्सिमम होता है व्हेन कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन स्विच, व्हेन कैपेसिटर बिहेव एज ओपन स्विच, हाँ, कि स्टडी स्टेट पे चार्ज कैपेसिटर मैक्सिमम होता है जब कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज ए ओपन स्विच। तो ध्यान दो कि अगर मैं इसको स्टडी स्टेट पे बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर आपका इसका इस तरह से था सर्किट, है ना। स्विच ऑफकोर्स क्लोज है, रेजिस्टेंस आ गया, एक और रेजिस्टेंस आ गया, कैपेसिटर आ गया, है ना। और मैंने बोला कि इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज रहेगा स्टडी स्टेट। अगर मैक्सिमम चार्ज रहेगा तो इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं ना, ये कैसे बिहेव करेगा एज अ स्विच। तो जो भी करंट होगी सिर्फ यहाँ फ्लो करेगा स्टडी स्टेट, है ना। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एज अ ओपन स्विच, है ना। मैक्सिमम चार्ज आ चुका है तो यहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो जो भी करंट होगी वो इस लूप में फॉलो करेगी। और इस स्टेज पे जो इस पे चार्ज होगा वही चार्ज मैक्सिमम होगा। और कैपेसिटर पे चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू C इंटू वी होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए हो जाएगा। अब देखो ये V है, ये R है और ये R है, तो जब करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होगी तो ये करंट आपकी V/2R हो जाएगी। R एंड R सीरीज में होंगे तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, V/2R। अगर मैं यहाँ का जीरो पोटेंशियल ले लूँ ये भी जीरो हो जाएगा, और करंट के अपोजिट में वोल्टेज में गेन, कितना गेन हो जाएगा, IR का। तो V/2R इंटू R,
तो V/2 का गेन हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल V/2 इधर तो कोई करंट है ही नहीं, तो वोल्टेज में कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी V/2। स्टडी स्टेट की बात अगर हम करें तो जो भी करंट फ्लो होगी सिर्फ यहाँ फ्लो और वो V/R होगी। तो आपने यहाँ का जीरो पोटेंशियल लिया है, V0 हो गया, करंट के अपोजिट में IR का गेन हो गया, यहाँ का V/2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे करंट ही नहीं है, ये अगर V/2 होगा तो V/2 आप लोग जान लो। स्टडी स्टेट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया V/2 आ गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V/2 आ गया मतलब Q मैक्सिमम भी आ जाएगा, Q मैक्सिमम की वैल्यू V/2 हो गया। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई किसी भी t टाइम पे अगर मुझे निकालना है चार्ज कितना होगा, तो Q मैक्सिमम है CV/2 और टाइम कांस्टेंट तो यही। तो जो सेकंड पार्ट है उसका जस्ट आंसर आपका ये होगा, भाई किसी भी t टाइम पे इसके ऊपर जो चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज CV/2 into 1 माइनस T/ताउ, और ताउ की वैल्यू 3/2 RC, तो माइनस 2T/3 RC। तो सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमेशा रखना कि जब भी आपसे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछे तो आपको क्यू मैक्सिमम निकालना है और टाइम कांस्टेंट निकालना है, दोनों का तरीका आप जानते हैं, और सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्विच क्लोज करने के किसी टी टाइम के बाद इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, राइट, जस्ट राइट। तो थोड़ा सा ये मुश्किल कांसेप्ट है, लेकिन जानना। हम पीएम कर सकते हैं। ये था एग्जांपल नंबर 1 जिसमें कि हम चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अप्लाई करते हैं, ऐसे ही करना है आपको। या इसको लिख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके उसका आंसर मुझे बता दो। यानी ये मैंने समझा दिया है, ऐसी एक सिमिलर क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करके आपको मुझे उसका आंसर बताना। हाँ ये आप कर सकते हो। नहीं इसको मत करो, डोंट डू दिस क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करूँ, दूसरा मैं दे रहा हूँ, ये तो एकदम सिमिलर ही है। हाँ ये कर सकते हो आप इसमें। चार्ज निकाल लो, चार्ज Q/C तो वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर होता है, ये आप कर सकते हो आसानी से।
चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा ना, तो वोल्टेज Q बाई C तो होता है। टाइम कांस्टेंट सही निकाल रहे हो आप इसमें, टाइम कांस्टेंट, योर टाइम कांस्टेंट इज करेक्ट, सही बता रहे हो। बस मुझे ये देखना है कि Q मैक्सिमम आप कितना निकाला आपने। Q मैक्सिमम सही नहीं है बेटा, थोड़ा सा इसके आंसर वगैरह बता पाना ही मुश्किल है ना, मैसेज करके। हाँ आप सही बता रहे हो, आपका आंसर सही है, सही बता रहे हो। मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट और Q मैक्सिमम तो निकालना है। ओके आई विल एक्सप्लेन, है ना। मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, कुछ लोगों के नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ नहीं, देखो आपको जस्ट ये निकालना था कि जैसे मैं स्विच क्लोज करता हूँ तो किसी टी टाइम के बाद यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो किसी भी कैपेसिटर की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा Q बाई C होता है। तो अगर आपका Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए तो C से डिवाइड करके पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, और Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि भाई आरसी सर्किट में चार्जिंग के केस में Q इक्वल टू होता है Q मैक्सिमम 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई। तो आपको दो चीजें निकालना है, टाइम कांस्टेंट एंड Q मैक्सिमम। पहले मैं बात करता हूँ टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो टाइम कांस्टेंट आपको पता है कि बैटरी को एज ए कंडक्टिंग वायर लेते हैं, बाकी सारा सर्किट सेम, और कैपेसिटर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस ये R और R पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई 2 हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट आ गया, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई RC बाई 2। फिर हम निकालते हैं, इस मैंने टाइम कांस्टेंट निकाला, फिर हम निकालते हैं Q मैक्स। तो Q मैक्स के लिए आपको स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच, तो उस टाइम जो चार्ज होगा वही Q मैक्स होगा। तो सेम सर्किट आप प्लॉट कर लो, R ऐसे, ये भी R ऐसे, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है ना, ये आपका क्या आ गया R, ये भी आ रहा है, और दिस इज द बैटरी ऑफ EMF E। आप ध्यान दो
कि जब ये एज ए ओपन स्विच बिहेव करेगा तो जो भी करंट होगी इसी टाइप पाथ में तो फ्लो करेगी। ये करंट आपकी हो जाएगी E/2 सेम वैसी अगर ये 0 है तो यहाँ पे वोल्टेज में गेन E/2 होता है, मतलब E/2 ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो चार्ज की जो होगा वो आपका CV होता है, तो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू हम यहाँ से निकालें C इंटू E/2 हो जाएगा। हाँ, मैक्सिमम चार्ज आ गया, टाइम कांस्टेंट आ गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ से चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपने निकाल लिया, तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका आ जाएगा CE/2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस वो आपका 2t/RC माइनस 2t/RC। ये चार्ज है, इसको C से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। तो जब आप 2 से C से डिवाइड करोगे तो C कैंसिल हो जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू आपकी है फाइनल आंसर है ना, E/2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t/RC। राइट, लेकिन ध्यान रखना कि ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपसे या तो बात करते हैं t=0 की जब कैपेसिटर एज ए कंडक्टिंग वायर भी है, क्या बात करते हैं स्टडीज के जब कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा एज ए ओपन स्विच। ये बड़ा रेयर चीज है, कभी आ जाए तो कि आपसे फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए उतना ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादातर बात करते हैं जैसे मैं स्विच क्लोज किया तो क्या होगा और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन आपको आना ये भी चाहिए कि कैसे मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं। मैक्सिमम यहाँ से पुट कर दिया मैंने, टाइम कांस्टेंट मैंने यहाँ से पुट कर दिया, तो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, उससे वोल्टेज एज ए फंक्शन। तो इस तरह से this way we solve these type of questions। है ना, सही है, ठीक है, सही आंसर बताया आपने। उनके तो आपका आंसर सही था, है ना, योर आंसर वाज करेक्ट। निहारिका आपका भी आंसर सही था, मैंने अभी देखा है। देवांश, निहारिका एंड पुलकित आपके आंसर सही सही है ना, क्यों ऐसे करना। तो दिस वे वी कैन सॉल्व इट। तो दिस इज नोन एज ए आरसी सर्किट। इन मेनली स्टडी स्टेट के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस किसके पूछे जाते हैं, स्टडी स्टेट। लेकिन आपको ये शॉर्टकट यूज करके आना चाहिए, ये शॉर्टकट मेथड है। लॉन्ग मेथड तो इंटीग्रेट वगैरह करके आता है, इस चीज को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन वगैरह को फॉलो, वो नहीं करना, आप सिंपल ऐसे नाउ आई विल गिव द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टडी स्टेट के मेनली होंगे। आप हाँ, ये क्वेश्चन सही है। हाँ, देखो इस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि फाइंड ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ए एंड बी ऑफ कैपेसिटर सी। कब निकालना है ये नहीं बोला हुआ है कि इनिशियल में या किसी टी टाइम पे या स्टडी स्टेट पे। जब नहीं दिया होता मतलब स्टडी स्टेट पे निकालना है। आपको कब निकालना है, स्टडी स्टेट, जब कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच। कुछ नहीं का मतलब होता है स्टडी।
इसमें कैपेसिटेंस की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया ना, चार्ज पूछा होता तो पोटेंशियल डिफरेंस की कैपेसिटेंस की। हाँ सर कुछ आंसर पोटेंशियल तो पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया है। प्राची गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट। पुलकित, योर आंसर इज करेक्ट। दिव्यांश, योर आंसर इज करेक्ट। निहारिका, योर आंसर इज Pulkit and Niharika answer is more correct. Gargi, your answer is also correct. सही था, आपका आंसर सही है। हाँ, अब देवांश आपका सही आंसर है ना, आपका आंसर जो है वो सही है ना? वैसे एक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बोला, बिल्कुल सही। आप कंसेप्ट समझ गए। 0.5 वोल्ट आ जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.5 वोल्ट। बिल्कुल सही, 0.5 वोल्ट मिलेगा पोटेंशियल है ना, एकदम आसान चीज है। बस आपको याद रखना कि कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मतलब वो क्वेश्चन किसका है? स्टडी स्टेट का। अगर कुछ और होगा तो दिया होगा कि अभी निकालो, बाद में निकालो, है ना। नहीं कुछ नहीं दिया मतलब स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है ना, सिंपल सा कुछ नहीं इसमें। किस तरह का सर्किट आपको दिया हुआ था, तो स्टडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है ना। स्टडी स्टेट में मुझे क्या निकालना है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि स्टडी स्टेट है तो इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो जो भी करंट जाएगी इस आउटर पाथ को फॉलो करेगी, ये तो फॉलो करेगी। स्टडी स्टेट में यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी, बीच में जा रही होगी, जब फुल्ली चार्ज हो जाए तो उस टाइम करंट का फ्लो रुक जाए, तो सिर्फ पाउडर पे चार्ज करंट जा रही होगी, और वो करंट कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। 2.5 माइनस 1, 2.5 इसका उल्टा ये है 1 माना गया, और 10 प्लस 20 30, ये आपका हो गया 1.55, मतलब 1/20 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/20 एम्पियर। आपको ये तो निकालना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कहीं भी जीरो लेके आप स्टार्ट कर लो। जैसे मैं अगर यहाँ पे जीरो ले लूँ, यहाँ का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 2.5, और फिर यहाँ आई आर से ड्रॉप हो जाएगा। 1/20 है, 20 ओम है, तो 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट। सिंपल है। अगर ये जीरो है तो ये 1 वोल्ट हो गया, ये 2.5 हो गया, करंट के अलाउंग ड्रॉप होता है, तो आई आर से 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 1.5 वोल्ट। तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया आपका 0.5 वोल्ट, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए आप माइनस लिख लो। हाँ, जो ए है वो नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा -0.5। सही है, सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि स्टडी स्टेट में यहाँ कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ, जो भी करंट फ्लो होगी आउटर पेरिफेरी में क्या होगी, दिस वे स्टडी स्टेट के क्वेश्चंस को मैसेज करते हैं। Next question, we can go for the similar question. Study state का भी है. This question is also of study state.
सेम क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ऑफेंस में है। हाँ, ये आंसर सही नहीं बेटा, जो भी आया। जो आंसर सही होगा तो मैं बता दूंगा कि आपका आंसर सही है, नहीं है तो आई विल से नथिंग। हाँ, प्राची योर आंसर सही है। प्राची योर आंसर इज करेक्ट। निहारिका योर आंसर इज करेक्ट। चलो लेट मी एक्सप्लेन एंड दिस क्वेश्चन। इसका आंसर 1 वोल्ट सही आ रहा है ना, आंसर इज 1 वोल्ट। कुछ नहीं, इसमें वही आप यूज करोगे कि आप सिंपल से ऐसा देख लो कि यहाँ पे कोई अगर 0 वोल्ट का ले लें, यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन आपको इधर तो करंट नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ जा सकती है। तो इस पोटेंशियल को वही एक्स ले लो आप,
अगर ये x होगा तो ये x प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, आपका x प्लस 1 हो जाएगा, कि अगर ये x होगा तो ये वाले करंट कितने हो जाएगा, कि आपके x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं ना, कि आपको से ध्यान दो, मेरे से हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो x बाई 20 होगी, यहाँ जो करंट होगी ये आपकी हो जाएगी x प्लस 1 बाई 30, है ना। यहाँ पे x बाई 20 करंट होगी, x माइनस 0 बाई 20, यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 0 बाई 20, और ये दोनों करंट सम होके यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आ जाएगी x प्लस 1 बाई 30 प्लस x बाई 20। आपने कोई अलग मेथड यूज किया होगा, नेवर माइंड। और ये करंट इधर जाएगी, ये जो करंट होगी ये आपकी हो जाएगी 4 माइनस एक्स बाई 10, इधर तो कोई करंट जा नहीं रही, तो यही करंट सेम होगी, 4 माइनस एक्स बाई 10 आ जाएगी। अब बैटरी में एक कंसेप्ट होता है कि जितनी नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ रही है उतनी पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है। आपने क्या किया, ये करंट निकाल लिया, ये करंट निकाल लिया, दोनों का सम यहाँ पे लिया, और ये वाली करंट निकाल ली 4 माइनस एक्स बाई 10, और ये करंट तो जीरो होगी क्योंकि स्टडी स्टेट है, जितनी यहाँ से करंट आएगी इतनी जो यहाँ से एग्जिट होगी, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो x प्लस 1 बाई 30 प्लस एक्स बाई 20 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालो, देखो कितनी आ रही है। सॉल्व करके x अगर आ गया तो x प्लस 1 भी आ जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, है ना। आपने हो सकता है डिफरेंट मेथड यूज किया होगा, मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट लगा दिया मैंने, जितना यहाँ से करंट आएगी उतनी यहाँ से क्या होगी, x, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, जैसे आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये x प्लस 1 3 वोल्ट आ जाना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा, इसका आंसर जो होगा कितना देगा सके आपका 1, हाँ, consistency. So this way we can solve it. तो ये स्टडी स्टेट का जानना होता है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस अगर हो तो बस एक ही वर्ड जानना है कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि एज ए ओपन सर्किट है, बाकी हर जगह पे करंट फ्लो हो सकता है, बाकी हर जगह पे क्या फ्लो हो सकती है, जैसे कि आपकी करंट। दिस वे वी कैन सॉल्व। आप सिंपल सर्किट कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ, जिस जो आरसी नहीं है, सिंपल कैपेसिटर। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कितने का आंसर सही है। Devyansh, your answer is correct. Maliha, your answer is correct. Ajizur Rahman, your answer is correct.
हाँ, निमिषा सही है आपका आंसर। गार्गी का आंसर इज करेक्ट। सही आंसर भेज रहा ऑलमोस्ट कि 2 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर, है ना। किस पे 2 माइक्रोफैरेड क्या होगा, करेक्ट होगा। सिंपल चीज है, मैंने यहाँ बना दिया कि भाई एक का सी हो जाएगा, दूसरे का C/2 हो जाएगा सीरीज में, C/4 हो जाएगा, C/8 हो जाएगा, C/16 हो जाएगा। इनफैक्ट सी की वैल्यू 1 ही है, 1 माइक्रोफैरेड ही। ये कितना है कि आपका 1 माइक्रोफैरेड है, तो सबको ऐड कर देंगे तो इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी ना। ये 1 हो गया और इनफाइनाइट जीपी हो जाएगा 1 माइनस 1/1। यहाँ से आपका 2 माइक्रोफैरेड है ना, A/1 माइनस R आ जाएगा। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा कि आपका 2 माइक्रोफैरेड। तो इसको सोचते हैं, तो सही भेजा है, ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर भेजा है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हो आसानी से। फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द A and B। हाँ, कुछ आंसर आ गए मेरे पास। देव सिंह, आपका आंसर सही है। जिनका मैं आंसर सही नहीं बता रहा मतलब सही नहीं है। देव सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। दिव्यांश, योर आंसर इज करेक्ट। कृतिका, योर आंसर इज करेक्ट। सही था आपने आंसर। ठीक बता रहा आपस में। इसका जो आंसर है वो 6/5C। इसका जो आंसर है वो 6/5C। सेम क्वेश्चन आपने रेजिस्टेंस में किया था, तो उसका जो इक्विवेलेंट आता था वो 5/6 आता था।
किसी का उल्टा ही तो होता है ना। वैसे सोच सकते हैं इधर 5/6 आ रहा होता तो 6/5 सी हो, वैसे हम निकाल सकते हैं। या हम ऐसा बोलेंगे कि अगर टोटल चार्ज यहाँ से क्यू जा रहा है, बैटरी ने सप्लाई किया, यहाँ से प्लस माइनस Q/3 हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा Q/6 हो जाएगा, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस Q/3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से चार्ज का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाकी भी जगह होगा, फिर आपको तो एक ही बात समझ। और इस लूप में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, इसका वोल्टेज आप V ले लो, यहाँ पे आ गया 0, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस Q/3C आ गया, Q/C होता है, यहाँ पे आ गया माइनस Q/6, और यहाँ पे आपका आ गया अगेन माइनस Q/3 इक्वल टू अगेन 0, सॉरी यहाँ से हमने स्टार्ट किया ना 0, तो 0 प्लस VD हो गया, या और फिर से 0 पे आ गए, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी, हाँ। तो Q की जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, तो Q की वैल्यू इस तरह से 6/5 C इंटू, और देखो Q टोटल चार्ज है, V टोटल वोल्टेज है, V इक्विवेलेंट ही तो होगा, मेरी जो चीज हो जाएगी क्या हो जाएगी C इक्विवेलेंट। एक तो तरीका इसका ही है कि भाई एक किसी क्लोज लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ के निकाल के हम लगा सकते हैं। अगर Q गया है, आइडेंटिटी डिवाइड होगा तो Q/3 हो जाएगा, फिर डिवाइड होगा Q/6 हो जाएगा, फिर से Q/3 आएगा, इस क्लोज लूप में केवल लगा, तो आपका Q इक्वल टू CV आ, तो Q टोटल चार्ज है, V टोटल वोल्टेज है, V इक्विवेलेंट है। इसका एक और तरीका था कि एक्चुअली में अगर इन तीनों जगह पे ड्रॉप सेम है, तो इन तीनों पॉइंट के वोल्टेज सेम होंगे, 1 2 3, है ना। ऐसे ही आपके 4 5 6 के वोल्टेज, तो अगर वोल्टेज इसके सेम है तो हम इसके एक ही पॉइंट मान सकते हैं तीनों, वी कैन कंसीडर इट एज सेम पॉइंट, और इसके भी सेम पॉइंट मान सकते हैं। तो इसको जब हम सिंपलीफाई करके प्लॉट करेंगे तो ये सर्किट सिंपल सा ऐसा होता है, ये सबसे पहले 3 रेजिस्टेंस पैरेलल है ना, उसके बीच में इस तरह से 6 रेजिस्टेंस पैरेलल, इसके बीच में क्या पैरेलल होंगे, जैसे कि आपके 6 रेजिस्टेंस पैरेलल, यस, है ना। क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट तो आपका ये हो गया, ये पॉइंट आपका 1 2 3 हो गया, ऐसे ही आपका ये 4 5 6 हो जाए, फिर से 3 रेजिस्टेंस पैरेलल हो, है ना, और ये आपका बी पॉइंट आ जाए। तो सिंपलीफाई करके इसको ऐसा ही बना सकते हैं, तो आपका ये सी 3C हो गया, है ना, ये पैरेलल हो गया तो 3C हो गया, ये 6C हो गया, और ये अगेन 3C हो गया, है ना, और ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए। 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकालो, तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/, तो इससे भी सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर 6/5, तो ये हम कर सकते हैं बस। तो दोनों मेथड है आपके पास, जो भी आप इसमें यूज कैन यूज, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल कैपेसिटर सर्किट है, हमने आरसी भी पढ़ा है, दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं। ये हमने कर लिया इस तरह से। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको देखो जरा सा, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4, एकदम कैपेसिटर का बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किए, दिस गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन।
एकदम बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ देवांश, योर आंसर इज करेक्ट। और भी आंसर है मेरे पास। मलिहा, योर आंसर इज करेक्ट। कृतिका, योर आंसर इज करेक्ट। सही है आपका आंसर। प्राची, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। ऑलमोस्ट सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। कि ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि जैसे आप इसको बैटरी से चार्ज करोगे ना, यहाँ पे प्लस सीबी हो जाएगा, यहाँ माइनस सीबी, है ना। ऐसा हो जाता है प्लस माइनस सीबी। और लेकिन आपने एडिशनल चार्ज और दे दिया ना, इससे प्लस क्यू और कर दिया, है ना। यहाँ पे आपने क्यू प्लस सीबी और कर दिया, है ना। पॉजिटिव प्लेट को एक क्यू चार्ज और दे दिया, तो आपको होता है अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट। तो सिस्टम का टोटल चार्ज तो क्यू है ना, अब यहाँ पे Q/2 हो जाएगा, यहाँ पे Q/2। ये कॉन्सेप्ट होता है कि सिस्टम का जो भी चार्ज होता है टोटल, उसका हाफ आउटर प्लेट को। Q प्लस सी में से Q/2 अगर यहाँ पे आ गया है, बाकी बचा चार्ज यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो आपका हो जाएगा Q/2 प्लस सी, और जितना चार्ज ये होता है उसी का नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। इस जगह पे जो चार्ज होगा ये माइनस Q/2 प्लस सी होगा। तो आप पता है जब भी हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q/C बोलते हैं। तो Q चार्ज कौन सा होता है? आउटर प्लेट का चार्ज थोड़ी होता है, बल्कि चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव, ये वाला चार्ज। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो Q/2 प्लस CV बाई सी है। यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज द Q/2 C प्लस V आता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हम जस्ट हमने थोड़े से कैपेसिटर्स की चीजें सीखी, है ना। आज हमने कैपेसिटर्स में आरसी सर्किट और सिंपल कैपेसिटर के सर्किट की कुछ चीजें डिस्कस की, है ना। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का कुछ पार्ट अभी हमने किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में विल टेक अप द डाइलेक्ट्रिक को एक्सटेंड करेंगे। तो वो आपकी क्लास लास्ट क्लास होगी कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने कर लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद किसी के कुछ क्वेश्चन हम करें, है ना। थोड़े से हो सकता है पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन और ट्राई करें, है ना। जो पोटेंशियोमीटर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है और उसकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में डाइलेक्ट्रिक के बाद विल टेक अप द क्वेश्चन ऑफ द पोटेंशियल या इन जनरल सर्किट के जो बचे हुए, राइट। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, राइट। बाय बाय।